नमस्कार, देशहित में आपका स्वागत है। भारत में दंगे कराए जाते रहे हैं, ऐसा आप अक्सर सुनते होंगे। देश के दुश्मन समाज की शांति व्यवस्था बिगाड़ने के लिए ऐसे दंगे कराते रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों महाराष्ट्र के मालेगांव, अमरावती और नांदेड़ में जो दंगे की कोशिश हुई, उसे लेकर बड़ा खुलासा हुआ। महाराष्ट्र पुलिस की रिपोर्ट में पता चला है कि त्रिपुरा की घटना को लेकर महाराष्ट्र में दंगों की साजिश रची गई थी। वो कई दिनों से चल रही थी। त्रिपुरा की घटना को लेकर सोशल मीडिया पर फर्जी फोटो और वीडियोस डाले जा रहे थे और उसी की बुनियाद पर रजा एकेडमी और कुछ और मुस्लिम संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया, जिसके बाद हिंसा, तोड़फोड़, पथराव और आगजनी तक की शुरुआत हुई। फेक न्यूज पर यह जो फसाद शुरू कराया गया, उस घटना के बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गया। महाराष्ट्र पुलिस ने उन दंगों को लेकर के महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें पता लगा है कि सोशल मीडिया पर 60 से 70 ऐसी पोस्ट डाली गई थी, जिसके बाद मालेगांव, अमरावती और नांदेड़ में हिंसा भड़की थी। महाराष्ट्र पुलिस की तलाश जारी है। रजा अकादमी के दफ्तरों और ठिकानों पर रेड हो रही है। महाराष्ट्र पुलिस राज्य में दंगों की साजिश के सूत्रधारों और सबूतों की तलाश कर रही है, क्योंकि पिछले हफ्ते 12-13 नवंबर को महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में उपद्रव हो रहा था। प्रदर्शन और मार्च के नाम पर जमा की गई भीड़ तोड़फोड़, पथराव और आगजनी में जुटी हुई थी। प्रदर्शनकारियों के निशाने पर पुलिस के अधिकारी और जवानों से लेकर पुलिस के ही वाहन तक थे। मालेगांव से लेकर अमरावती तक और अमरावती से लेकर नांदेड़ तक सड़क पर हिंसा की तस्वीर दिख रही थी और ये सारा उपद्रव महाराष्ट्र से 2800 किलोमीटर दूर त्रिपुरा की घटना को लेकर हो रहा था। अफवाह के आधार पर हो रहा था। महाराष्ट्र में दंगे की कोशिशों के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने 20 एफआईआर दर्ज की और 20 से अधिक लोगों को गिरफ्तार भी किया था और तभी से उपद्रव के इन मामलों की तफ्तीश महाराष्ट्र पुलिस का साइबर डिपार्टमेंट भी कर रहा था। महाराष्ट्र पुलिस ने होम मिनिस्ट्री को जो जांच रिपोर्ट भेजी है, उसमें साइबर डिपार्टमेंट की पड़ताल के हिस्से भी शामिल है। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में दंगा फैलाने की साजिश 2 हफ्ते पहले ही सोशल मीडिया पर शुरू हो गई थी। 29 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर अफवाह फैलानी शुरू हुई। इसके बाद 6 नवंबर को एक ऑडियो मैसेज वायरल होता है, जो सरताज नाम के शख्स का होता है। इस ऑडियो मैसेज में वो त्रिपुरा में 7 मस्जिदों के जमींदोज हो जाने की अफवाह फैलाता है और इसी ऑडियो मैसेज में वो लोगों को इकट्ठा होने का आह्वान करता है। और इसके ठीक 5 दिन के बाद रजा एकेडमी ने महाराष्ट्र में बंद का ऐलान किया था। उसके बाद महाराष्ट्र के अमरावती, नांदेड़ और मालेगांव में प्रदर्शन करने उतरी भीड़ हिंसक हुई और तोड़फोड़, आगजनी करने लगी थी। महाराष्ट्र पुलिस के साइबर डिपार्टमेंट की तफ्तीश में पता चला था कि महाराष्ट्र में दंगों से पहले सोशल मीडिया पे 60 से 70 भड़काऊ पोस्ट क्रिएट किए गए। इनमें त्रिपुरा में 7 मस्जिदें जमींदोज करने की झूठी खबर फैलाई गई। ये पोस्ट देखते ही देखते हजारों की संख्या में व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड किए गए थे और फिर महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी। पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया पर झूठी पोस्ट से फैली अफवाह का असर तब शुरू होता है जब 29 अक्टूबर को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जिलाधिकारी के ऑफिस में जाकर प्रदर्शन करता है। इसके बाद 1 नवंबर को जय संविधान संगठन डीएम के ऑफिस के बाहर जाकर विरोध प्रदर्शन करता है और फिर रजा एकेडमी 12 नवंबर को पूरे महाराष्ट्र में बंद और प्रदर्शन का ऐलान कर देती है। महाराष्ट्र पुलिस ने राज्य के गृह मंत्रालय को जो शुरुआती जांच रिपोर्ट सौंपी है, उसमें इन दंगों के पीछे झूठ, अफवाह और फेक न्यूज के सहारे फसाद फैलाने के सबूत भी दिए हैं। मुंबई पुलिस के साइबर डिपार्टमेंट ने ऐसे 36 सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला अपनी रिपोर्ट में किया है, जिसमें त्रिपुरा की घटना को लेकर तरह तरह की अफवाह और भड़काऊ बयान दर्ज है। इनमें कुछ तस्वीरें तो कुछ वीडियो भी हैं। सोशल मीडिया पर फैलाए गए इन्हीं अफवाहों और भड़काऊ बयानों का इस्तेमाल करके महाराष्ट्र में हिंसा फैलाने की साजिश रची गई। सूत्रों के मुताबिक इस तरह अफवाह फैलाने वाले वायरल मैसेज और भड़काऊ बयानबाजी की मदद से लोगों को भड़काने के लिए MIM आर्मी,
रजा वेलफेयर सोसाइटी अमरावती और जमाते अहिले सुन्नत जैसे संगठन जिम्मेदार बताए जा रहे हैं, जिसकी जांच अभी की जा रही है। इतना ही नहीं, 12 नवंबर को घटना के बाद मालेगांव, नांदेड़ और अमरावती की हिंसा को लेकर कई वीडियो सर्कुलेट किए जाते हैं, जिनमें बीजेपी, बजरंग दल और युवा सेना से जुड़े लोगों की भूमिका भी सामने आ रही है। क्राइम ब्रांच ऐसे अलग अलग जो विभाग है, वो विभाग क्या कर रहे थे? अगर सोशल मीडिया में इसी तरह के पोस्टिंग हो रही है तो तुरंत उसको लगाम लगाना चाहिए था। मतलब आइदर आप फेल्यूर है इंफॉर्मेशन गैदर करने में। यह सांप्रदायिक शक्ति की बात हम करते हैं। हम लोगों के सामने एक बड़ी चुनौती है और इस चुनौती का सामना हम लेकर करेंगे। शरद पवार की पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक भी कहते हैं कि महाराष्ट्र में हिंसा की साजिश के पीछे बीजेपी का हाथ है, जबकि महाराष्ट्र पुलिस ने दंगे के आरोप में मालेगांव के एनसीपी के नगर सेवक को ही गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र पुलिस की पूरी जांच अभी बाकी है, लेकिन जिस तरह से त्रिपुरा के झूठ पर महाराष्ट्र में दंगे फैलाने की सोशल मीडिया पर साजिश रची गई, वो देश के लिए खतरनाक है। अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बरकरार है। सरकारों की कथित कोशिशें नाकाम हैं। पानी का छिड़काव असर नहीं कर रहा। दिल्ली सरकार के स्मोक टावर कारगर नहीं साबित हो रहे हैं। ट्रैफिक के इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। फिर भी सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण पर जब सुनवाई होती है तो इन्हीं फैसलों पर राय बन जाती है कि सरकारें और प्रशासन प्रदूषण कम करने के उपाय करते रहेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दिया गया। दिल्ली, हरियाणा, यूपी, पंजाब, राजस्थान की सरकारों के साथ बैठक के बाद यही तय हो पाया कि एनसीआर में सभी शिक्षण संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे। केवल ऑनलाइन कक्षाओं की इजाजत होगी। एनसीआर में 21 नवंबर तक आधे सरकारी कर्मचारी घर से काम करेंगे, वर्क फ्रॉम होम। गैर जरूरी सामान ले जाने वाले ट्रकों को एनसीआर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। दिल्ली एनसीआर में डीजल जनरेटर पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं रेलवे, मेट्रो, हवाई अड्डे की सुरक्षा को छोड़ करके निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध होगा। सड़क पर निर्माण सामग्री को ढेर करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों और संगठनों पर भारी जुर्माना लगेगा। अधिक से अधिक संख्या में वाटर स्प्रिंकलर, एंटी स्मॉग गन तैनात किए जाएंगे। केवल गैस से चलने वाले उद्योग ही चालू रहेंगे। दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में 11 थर्मल प्लांट्स में से 6 को 30 नवंबर तक बंद करना होगा। 10 वर्ष से पुराने डीजल और 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहन सड़क पर नहीं आ पाएंगे। तो ये वही सारे उपाय हैं जो हम पिछले 5-7 वर्षों से सुनते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं। तो क्या प्रदूषण कम कर पाए हैं? शायद नहीं। इसलिए कुछ उपाय सूझते नहीं हैं तो फिर वही उपाय दोहराने की कोशिश की जा रही है। वैसे उपाय कितने कारगर साबित होंगे? जैसे अगर हम स्मोक टावर लगाकर प्रदूषण कम करने की कोशिश करते हैं तो वो कितना कारगर होगा, इसकी एक रिपोर्ट इस झलक में। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को कम करने के तमाम उपाय किए जा रहे हैं। और उन्हीं उपायों में से एक ये है स्मॉग टावर। दिल्ली से सटे नोएडा में ये प्रोटोटाइप स्मॉग टावर लगाया गया है। इसे एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टावर कहा जाता है। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसकी ऊंचाई लगभग 20 मीटर की है और इसका जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, इसको अगर मैं आपको समझाऊं तो ये पहला लेयर जो है, यहाँ से ये जो प्रदूषित खराब हवा है उसे अपने अंदर खींचेगा और फिर इसका जो 3 लेयर का पूरा फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो पूरा होने के बाद ऊपर टॉप लेयर से ये साफ हवा जो है बाहर की तरफ फेंकेगा। बताया ये जा रहा है कि ये आसपास का जो 10,000 मीटर तक का क्षेत्रफल है उसे फ़ायदा पहुंचाएगा। इस टावर को लगाने वाली कंपनी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के अधिकारियों का दावा है कि ये 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में हवा से PM 2.5 के प्रदूषण को कम करेगा। ये ट्विन काम करता है। एक तो डीमिस्टर जो है, ये वायुमंडल में जितने सारे फॉग है वो डीमिस्टिफाई करेगा, तो फॉग को कम करेगा। इसके अंदर हम लोग प्लीटेड फिल्टर्स लगाए हैं। प्लीटेड फिल्टर्स आर मच मोर एफिशिएंट कंपेयर टू द नॉर्मल फिल्टर्स। तो ये अप टू 2.5 माइक्रोग्राम्स जो है, मोर देन 90% एफिशिएंसी में उसको काम करता है। उसके ऊपर हम लोग और एक सेक्शन लगाए हैं जो कार्बन फिल्टर्स, एक्टिव कार्बन फिल्टर्स करता है। आँखें जलते हैं जिसे मतलब बहुत सारे वोलेटाइल ऑर्गेनिक मैटर्स है, मीथेन है एंड ऑल दैट, इट विल रिमूव दैट।
दिल्ली एनसीआर में जहां 400 से अधिक के स्तर का AQI चल रहा है, वहां ये स्मॉग टावर कितना कारगर होगा और इसे बनाने वाले वैज्ञानिकों के दावे की पड़ताल में हमें क्या मिला, वो देखिए। इस वक्त नोएडा का AQI 454 है, जो कि PM10 का आकलन बता रहा है, और अगर PM 2.5 देखें तो वो भी 355 है। यानी कि ये सब बेहद खतरनाक स्तर में है। लेकिन जिस जगह पर हम खड़े हैं, यहाँ पर यह स्मॉग टावर चालू होने के बाद, स्मॉग टावर लगने के बाद इस जगह की हालत क्या है? स्मोक टावर लगने के बाद मैम ये जो शो कर रहा है वो 161 शो कर रहा है, ठीक है, जो PM 2.5 ये शो कर रहा है अभी। यानी कि आप ये देख सकते हैं, अगर हम आपको 2 शॉट में दिखाने की कोशिश करें तो एक तरफ सफर एयर ऐप ये बता रहा है कि नोएडा का ओवरऑल AQI 454 है, 355 के करीब PM 2.5 है, और अभी इस वक्त जहां हम खड़े हैं, जहां स्मॉग टावर लग चुका है, वहां 161 के आसपास, 158 से 165 के बीच में एयर क्वालिटी आ चुकी है। ऐसे में हमें यह भी सोचना होगा कि आखिर चीन ने ऐसे क्या उपाय किए जो हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जिस चीन ने 3-4 साल पहले तक सांस लेना मुश्किल था, चीन के तमाम शहरों में, वहां आज वायु प्रदूषण पर काफी हद तक लगाम है। 2012 तक चीन के 90% शहर सर्दी के दिनों में भयानक स्मॉग में लिपटे रहते थे। राजधानी बीजिंग तक में 100 मीटर दूरी तक देख पाना मुश्किल होता था। तब जाकर 2013 में चीन ने प्रदूषण से लड़ने के प्लान पर काम करना शुरू किया। चीन के कारखानों को बड़े शहरों से बाहर शिफ्ट किया गया, उद्योग धंधों में कोयले का इस्तेमाल कम कर दिया गया, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटा दिया गया, सड़क से ट्रैफिक का लोड कम किया गया, शहर शहर एयर प्यूरिफायर लगाए गए, लो कार्बन शहर बनाए गए जहां प्रदूषण 50% तक कम करने का टारगेट रखा गया। चीन ने वैसे तो 2025 तक अपने शहरों से PM 2.5 का प्रदूषण 10% तक समेटने के टारगेट पर काम कर रहा है। चीन उस लक्ष्य तक पहुंच पाता है या नहीं, ये नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर है कि जिस बीजिंग में दिसंबर 2015 में एयर क्वालिटी 291 थी, वहां नवंबर 2021 में एयर क्वालिटी का स्तर 90 से 150 के बीच है। मतलब चीन में सरकार ने जो योजनाएं बनाई उसका पालन हुआ, नतीजा निकला। और इधर हमारे भारत में क्या है, 2015 में दिल्ली में AQI 400 से ऊपर के स्तर पर था, 2021 में भी 400 से ऊपर के स्तर पर ही, जबकि भारत ने भी 2019 में ही नेशनल एयर क्लीन प्लान बनाया था। 122 शहरों की लिस्ट तैयार की गई थी कि जो प्रदूषित हैं। टारगेट था कि 2024 तक 2017 के मुकाबले PM 2.5 और PM10 के प्रदूषण में 20 से 30% तक कमी कर दी जाएगी। लेकिन नतीजा क्या है, ये आप देख रहे हैं। 2021 खत्म हो रहा है, आज भी दिल्ली NCR की हवा में प्रदूषण का स्तर वहीं का वहीं है। हाँ, पॉलिटिक्स के टारगेट जरूर पूरे हुए। मतलब यह कि प्रदूषण से लड़ाई नीतियों से नहीं, नीयत से लड़नी और जीतनी होगी। एक लड़ाई हमारा देश लड़ रहा है, वो लड़ाई आतंकवाद से। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं और आज की खबर यह है कि कश्मीर के कुलगाम जिले में एक दिन में 5 आतंकवादियों को मार गिराया गया। एनकाउंटर खत्म हो गया है। मारे गए 5 आतंकवादियों में से 4 की पहचान हो गई है। कुलगाम के पोम्बई और गोपलपुर इलाके में यह मुठभेड़ हुई है, जिसमें द रेजिस्टेंस फ्रंट के टॉप कमांडर अफाक सिकंदर समेत कुलगाम के हैदर उर्फ असलम टाइगर, शोपियां के इब्राहिम और शाकिर उर्फ अम्मान नाम के आतंकवादी के मारे जाने की खबर है। जम्मू कश्मीर पुलिस के IG विजय कुमार ने बताया कि मारे गए आतंकवादियों में मुंबई में 3 आतंकवादी घेरे गए थे, जबकि गोपालपुरा में भी 2 आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ शुरू हुई थी। जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता खालिद हुसैन इस खबर पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। खालिद, एक दिन में 5 आतंकवादियों का मारे जाना, 2 लगातार मुठभेड़ चल रही थी, इसके बाद फिलहाल इस ऑपरेशन ऑल आउट ये कितनी बड़ी कामयाबी है और पुलिस अब आगे के ऑपरेशन को कैसे देख रही है? सचिन, मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही स्पेसिफिक एनकाउंटर्स थे। एक जो इनपुट था, एक तो जो इनके पास ह्यूमन इंटेलिजेंस थी सुरक्षा बलों के पास, और उसके अलावा जो टेक्निकल गैजेट से इनको इंफॉर्मेशन मिलती है, उसके आधार पर एक ब्रीफ और स्पेसिफिक इनपुट था। यहाँ तक कि जो जिस रूम में मिलिटेंट्स थे उस रूम तक की जानकारी थी। इसलिए बहुत ही कम समय में ये दोनों मुठभेड़ें जो है खत्म हुई है। और इन 2 मुठभेड़ों में मुंबई में अगर हम बात करें तो 3 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है और गोपालपुरा में 2 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है, जहां अफाक सिकंदर जो TRF का कमांडर बताया जा रहा है, IGP कश्मीर के मुताबिक उसको मार गिराया गया है। और 2 मुठभेड़ों में केवल 2.5 से 3 घंटे के भीतर ही
बिना किसी कोलेटरल डैमेज के 5 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है। और जब से टारगेट किलिंग से यहाँ पर शुरू हुई थी अक्टूबर के महीने से अब तक लगभग 25 मिलिटेंट्स जो है मार गिराए गए हैं और उनमें ज्यादातर टीआरएफ जिस तरीके से जवाब दिया जा रहा है टीआरएफ का टॉप कमांडर का मारा जाना, ये बहुत अहम कदम है ऑपरेशन ऑल आउट में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश हित, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। पोलैंड और बेलारूस के बीच का तनाव क्या तीसरे विश्व युद्ध के आरंभ की वजह बन सकता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पोलैंड और बेलारूस के बॉर्डर पर शरणार्थियों को लेकर विवाद इतना बढ़ चुका है कि टैंक और मिसाइलें तक तैनात कर दी गई हैं। परमाणु हमले की धमकी दी जा रही है। अब क्योंकि इस विवाद में पोलैंड का नाम भी है, तो लोगों के जहन में दूसरे विश्व युद्ध की यादें ताजा हो सकती हैं। आपने पढ़ा होगा कि दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत पोलैंड से ही हुई थी। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया था। इस हमले के 2 दिन बाद फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी और वो युद्ध विश्व युद्ध में बदल गया था। और इस बार पोलैंड के सामने बेलारूस है, जो रूस का दोस्त है। आज हम आपको आसान भाषा में समझाएंगे कि क्या यूरोप में युद्ध होने वाला है, क्या ये तनाव विश्व युद्ध में बदलने वाला है, और इस वक्त दोनों देश के बीच बॉर्डर पर क्या हालात है। रिपोर्ट देखिए। वही पोलैंड, नया तनाव। पोलैंड और बेलारूस के बीच बॉर्डर पर घमासान मचा है। ड्रोन कैमरे से शूट किए गए इस वीडियो में आपको एक तरफ भीड़ दिख रही होगी, ये शरणार्थियों की भीड़ है और ये इलाका बेलारूस में पड़ता है। बीच में लंबी फेंसिंग है, जिसकी दूसरी तरफ पोलैंड है। बॉर्डर पर पोलैंड के सुरक्षाकर्मी घेरा बनाकर तैनात हैं। हथियार सामने खड़ी भीड़ पर तने हैं। अब इस वीडियो को देखिए। शरणार्थियों के खिलाफ वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। भीड़ को तितर बितर करने के लिए, इन्हें बॉर्डर क्रॉस करने से रोकने के लिए वाटर अटैक हो रहा है। बॉर्डर पर शरणार्थियों की भीड़ में बच्चे भी हैं और महिलाएं। ये लोग कई किलोमीटर का रास्ता पैदल तय कर बॉर्डर पहुंचे। इन्हें उम्मीद थी कि बॉर्डर पार कर पोलैंड और दूसरे यूरोपीय देशों में आसानी से प्रवेश कर पाएंगे, लेकिन इनकी उम्मीदों के आगे बॉर्डर पर कटीले तारों की ऊंची दीवार खड़ी हो गई। इन दीवारों को हटाने की साजिश भी हुई। रात के अंधेरे में शरणार्थियों का एक ग्रुप कटीले तारों को काटते दिखा। टॉर्च की रोशनी में पोलैंड की फेंसिंग से रास्ता बनाने की कोशिश की गई। शरणार्थियों के पास सीढ़ियां भी थी, जिस पर चढ़कर वो बॉर्डर के उस पार जा सके, लेकिन पोलैंड के सुरक्षाकर्मी पहले से सावधान थे। कई बार सुरक्षाकर्मियों और शरणार्थियों में झड़प भी हुई। भीड़ ने पत्थर भी फेंके। खैर, ये तो कुछ चुनिंदा तस्वीरों की बात हुई। अब आगे आते हैं इन तस्वीरों के पीछे की असली कहानी पर। बॉर्डर पर शरणार्थियों की भीड़ कोई मामूली बात नहीं है। ये विश्व युद्ध की वजह से भी बन सकती है, क्योंकि इस भीड़ की वजह से पोलैंड ने बॉर्डर के पास अपने टैंक तैनात कर दिए, मिसाइलें निकाल ली, 15,000 सैनिक तैनात कर दिए। पोलैंड का आरोप है कि बेलारूस ने उसके खिलाफ साजिशन शरणार्थियों का इस्तेमाल किया है। पोलैंड के सुरक्षा बलों की ओर से दावा किया गया है कि शरणार्थियों को घुसपैठ कराने के लिए बेलारूस उनकी मदद कर रहा है। शरणार्थियों को वो सारे उपकरण मुहैया कराए गए जिनसे वो बॉर्डर पार कर पोलैंड में घुसपैठ कर सके। ये शरणार्थी इराक, सीरिया और अफगानिस्तान जैसे देशों के बताए जा रहे हैं। वहीं बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने रशियन मीडिया को दिए इंटरव्यू में परमाणु युद्ध के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि बेलारूस रूस से परमाणु मिसाइल सिस्टम खरीदने की कोशिश कर रहा है, जिसे वो दक्षिणी और पश्चिमी बॉर्डर पर तैनात करना चाहता है। बेलारूस के दक्षिण में यूक्रेन है और पश्चिम में पोलैंड है। ये दोनों देश बेलारूस के साथ साथ रूस के भी दुश्मन हैं।
Я сейчас тормошу президента. Говорю, мне надо здесь наши эти 500 километров ракетные установки. Искандер, часто про них говоришь. Вот мне, говорю, надо несколько дивизионов на западном, на южном направлении. Пусть стоят. यानी शरणार्थियों के मुद्दे पर पोलैंड और बेलारूस के बीच शुरू हुई बात टैंक से परमाणु मिसाइल तक पहुंच गई। अब सवाल है कि क्या बात इससे आगे बढ़ेगी, क्या यूरोप में युद्ध होगा। बेलारूस और पोलैंड के बीच में तनाव कोई नया नहीं है। अभी तत्कालिक कारण यह है कि बेलारूस में मिडिल ईस्ट से सीरिया और कई सीरियन और कुर्द आए तुर्किश एयरलाइंस के तहत वन वे टिकट पे, और उनको अब यूरोप में घुसने के लिए बेलारूस पोलैंड के बॉर्डर से घुसा रहा है। अगर युद्ध हुआ तो ये विश्व युद्ध में नहीं बदलेगा। बॉर्डर पर शरणार्थी संकट को यूरोपियन यूनियन हाइब्रिड हमले की साजिश बता रहा है। आखिर हाइब्रिड हमला क्या होता है? हाइब्रिड वार का मतलब ये होता है कि न सिर्फ कन्वेंशनल हथियारों के सहित युद्ध किया जाए, बल्कि साइबर वॉर, इकोनॉमिक वॉर, डिप्लोमेटिक वॉर और उसके साथ साथ सोशल मीडिया वॉर किया जाए। इस हर ओर से दबाव डालने की योजना को या दबाव डालने की प्रक्रिया को साइबर वार का नाम दिया जाता है। दो देशों के बीच का तनाव रूस, फ्रांस, ब्रिटेन से होकर अमेरिका तक पहुंच गया है और अब बेलारूस बनाम पोलैंड की लड़ाई रूस बनाम अमेरिका में बदलने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बेलारूस पहले सोवियत संघ का हिस्सा था, लेकिन साल 1991 में बेलारूस सोवियत संघ से अलग होकर स्वतंत्र देश बन गया। बेलारूस और पोलैंड के बीच मौजूदा तनाव के लिए रूस को जिम्मेदार बताया जा रहा है। अब सवाल है कि ऐसा क्यों है और क्यों इस मुद्दे पर रूस और अमेरिका एक बार फिर आमने सामने हैं। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आपको हमारी ये रिपोर्ट देखनी चाहिए और समझना चाहिए। बेलारूस वर्सेस पोलैंड, कौन किसके साथ? पोलैंड 27 देशों के संगठन यूरोपियन यूनियन का सदस्य है, जबकि बेलारूस के साथ रूस की मित्रता इतनी ही गहरी है जितनी ब्रिटेन की अमेरिका से। यानी अगर बेलारूस और पोलैंड के बीच युद्ध हुआ तो दुनिया दो खेमों में बंट जाएगी। पोलैंड को अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी समेत पूरे यूरोपियन यूनियन का साथ मिल सकता है और बेलारूस को रूस की मदद मिल सकती है। यानी दो देशों का तनाव विश्व युद्ध में बदल सकता है। दो खेमे अगर होंगे भी तो एक पहले ही जैसे सोवियत, एक जैसे रूसी खेमा और दूसरा नाटो का खेमा है, वही खेमा रहेगा, उसमें कोई समस्या और नहीं होगी। जहां तक पश्चिमी देशों का सवाल है तो वो मौजूदा तनाव के लिए भी बेलारूस को मोहरा और रूस को मास्टरमाइंड बता रहे हैं, जबकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कई बार कह चुके हैं कि पोलैंड और बेलारूस के बीच तनाव से उनका कोई संबंध नहीं है। Хочу, чтобы все знали, мы-то здесь совершенно ни при чем. Так вот на нас все пытаются по любому поводу и вообще без всякого повода какую-то ответственность возложить. Ни наши авиационные компании не возят этих людей. Вообще ни одна наша компания не возит. अब जानना ये जरूरी है कि क्या वाकई बेलारूस और पोलैंड के मामले में रूस का हाथ नहीं है, या फिर रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों की ये कोई सोची समझी साजिश है। रूस इसका सीधे सीधे जिम्मेदार इसलिए है कि रूस एक तरह से बेलारूस का आका है, उसका स्पॉन्सर है और इसलिए बेलारूस को वो प्रभावित करता है। इसी साल जून के महीने में जिनेवा समिट के दौरान व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात हुई थी। दोनों के बीच हुई बैठक में बेलारूस का भी मुद्दा उठा था। बाइडेन की नाराजगी इस बात से थी कि रूस बेलारूस के राष्ट्रपति के साथ क्यों दे रहा है, जबकि पश्चिमी देशों ने बेलारूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हुए हैं। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन का आरोप है कि अलेक्जेंडर लुकाशेंको चुनाव में धांधली करके बेलारूस के राष्ट्रपति बने। खैर, इस बैठक के 3 महीने बाद ही सितंबर महीने में रूस और बेलारूस एक साथ युद्ध अभ्यास करते दिखे और ये युद्ध अभ्यास भी बेलारूस के पश्चिम में बॉर्डर के पास आयोजित हुआ था, यानी पोलैंड बॉर्डर के पास। इस युद्ध अभ्यास में लड़ाकू रोबोट्स, ड्रोन, लड़ाकू हेलीकॉप्टर के साथ कई अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्र शामिल किए गए थे। रूस का सीधा संदेश ये है कि वो बेलारूस का साथ नहीं छोड़ेगा।
फिर चाहे अमेरिका और ब्रिटेन को अच्छा लगे या बुरा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जैसे कि हमने आपको कहा था कि पोलैंड और बेलारूस के बीच बॉर्डर पर इस समय क्या हालात हैं, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। और आज की बड़ी बात यह है कि बॉर्डर से शरणार्थी वापस बेलारूस के शरणार्थी कैंप में जाने लगे हैं। जहां एक दिन पहले तक शरणार्थियों की भीड़ जमा थी और वो पोलैंड में घुसने की हर संभव कोशिश कर रहे थे, वहां अब भीड़ नहीं है, शरणार्थी नहीं दिख रहे, सिर्फ फेंसिंग दिख रही है। दावा किया जा रहा है कि शरणार्थियों की संख्या करीब 4000 हो सकती है। पोलैंड के कुज्निका बॉर्डर पर शरणार्थियों को रोकने के लिए बीते कई दिनों से 15 से 20,000 सुरक्षाकर्मी तैनात थे। कहा जा रहा है कि शरणार्थी वापस अपने पहले के बने कैंप की ओर चले गए। और देश हित में अब आपको दिखाएंगे झांसी की रक्षा झांकी। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के झांसी में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व की शुरुआत की। 19 नवंबर को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जयंती है। इस अवसर पर आज से 3 दिनों के राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आरंभ हुआ। रक्षा मंत्री झांसी में सेना के जवानों से मिले, उनके युद्ध कौशल की झांकी उन्होंने देखी। महारानी लक्ष्मीबाई की धरती पर स्वार्म ड्रोन की झांकी देखी। पिरामिड को कॉम्बैट फॉर्मेशन के रूप में बना रहे हैं। ये है भारत के DRDO यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की ताकत। महारानी लक्ष्मीबाई की धरा पर देश के सैनिकों का कौशल देखिए। देखिए झांसी में राष्ट्र रक्षा की झांकी दिखाते जवानों को। और देखिए इन सैनिकों के बीच हथियार उठाए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को। झांसी के हाथीखाना ग्राउंड में राजनाथ सिंह ने हथियारों की प्रदर्शनी देखी, जवानों से मिले। इससे पहले उन्होंने झांसी में ही राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व की शुरुआत की। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे। हमारा आत्मनिर्भर होना एकमात्र विकल्प है और उसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। हमने कई ऐसे निर्णय लिए जो रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को वह मजबूत करेंगे। 19 नवंबर को महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती है और इसीलिए झांसी में राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व 19 नवंबर तक मनाया जाएगा। 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी झांसी आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर राजनीतिक दलों में रस्साकशी जारी है। क्रेडिट वॉर हमने आपको दिखाया है किस तरह से बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच इसको लेकर श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। और आज विजय रथ यात्रा निकाली अखिलेश यादव ने। शुरुआत हुई गाजीपुर से लखनऊ तक और इस पूरे मामले पर बातचीत की हमारे संवाददाता विशाल पांडे ने अखिलेश यादव से। अखिलेश जी, प्रधानमंत्री मोदी योगी कल सुल्तानपुर में एक्सप्रेसवे पर थे, आज आप चला रहे रथ। भीड़ बहुत आ रही है, आप लगातार एक्सप्रेसवे पे चल रहे, इतना टाइम लग रहा है कि आपको लगता है ये भीड़ वोट में कन्वर्ट होगी? भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा कोई काम नहीं किया। ये पूर्वांचल को जोड़ने के लिए, जिसमें गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़ और तमाम जिले जो लखनऊ तक हैं, सीधे लखनऊ से दिल्ली से जुड़ते हैं। ये अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए एक्सप्रेसवे है। वहीं किसानों को सुविधा मिल जाए, इसके किनारे मंडियां हो, इसलिए एक्सप्रेसवे है। नौजवानों के रोजगार और काम के लिए अवसर बनाए निकाले ये एक्सप्रेसवे इसलिए है। कम से कम समाजवादियों ने एक विजन दिया है कि ऐसे भी एक्सप्रेसवे बनाए जा सकते हैं जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में शिलान्यास का शिलान्यास किया है, उद्घाटन का उद्घाटन किया है, नाम बदला है, रंग बदला है। आज भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो शिलान्यास किया वो उद्घाटन नहीं कर पाए। ये रथ यात्रा इसलिए चल रही है क्योंकि कम से कम ये जनता महसूस कर रही है कि समाजवादियों की देन है जो उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल को विकास के रास्ते पे लाने का काम करेगी।
अखिलेश जी, आपने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ही क्यों चुना इस रथ यात्रा के लिए, और वो भी इतना लंबा 341 किलोमीटर? इसलिए कि जब उद्घाटन होना है तो इसको समाजवादी लोग उद्घाटन करें, क्योंकि समाजवादियों की देन है जिससे पूर्वांचल को दिल्ली और लखनऊ से जोड़ा गया है। समाजवादी रथ इसलिए चल रहा है कि जनता का धन्यवाद देने के लिए, जनता को बधाई देने के लिए और जनता को ये बताने के लिए कि अगली वर्ष मौका मिलेगा तो इसकी जितनी भी अधूरी चीजें वो पूरी की जाएंगी। वहीं मंडियां या नौजवानों को नौकरी रोजगार के अवसर पैदा हों, उस तरह का इंतजाम होगा। ये केवल सड़क नहीं है, शहर गांव को जोड़ करके अर्थव्यवस्था को आगे लाने के लिए सड़क है। आपने गाजीपुर में कहा कि चिलमजीवी लोगों से बचना है, बीजेपी उस पर बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया दे रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे इतना ही कहना है कि उन्हें क्यों बुरा लग रहा है इस बात का, इस बात का उन्हें क्यों बुरा लग रहा है? आखिरकार ये सवाल उनके लिए है कि आखिरकार उन्हें क्यों बुरा लग रहा है। उसमें कोई भी हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अन्याय हुआ है, जिस तरीके से व्यापारियों से लेकर के हर वर्ग के लोग अपमानित हुए हैं, उसका उनके पास क्या जवाब है? जो डीजल पेट्रोल महंगा हो गया उसका क्या जवाब है? आप समाजवादी पार्टी पे आरोप लगाते हैं, तमाम आरोप लगाते हैं, लेकिन आज सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ आपके यहाँ हो रही है, कानून व्यवस्था सबसे ज्यादा चौपट आपने की है, उसका जिम्मेदार कौन है? प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार आप लोग सिर्फ अपने क्षेत्र का विकास करते थे, पूर्वांचल की तरफ ध्यान नहीं देते थे। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप इस वक्त पूर्वांचल में हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग आधी अधूरी जानकारी लेकर के निकलते हैं, क्योंकि वो प्रोपेगेंडा करने में होशियार हैं। उनके सपोर्ट में बहुत सारे अखबार, टीवी, मीडिया काम करता है। उनका एक ही विजन है, वो है टेलीविजन। कितनी सीटों का लक्ष्य रख रहे हैं? इस गाजीपुर बॉर्डर से उस गाजीपुर बॉर्डर तक बीजेपी का सफाया होगा। हो सकता है 400 सीटें भी समाजवादी पार्टी और सहयोगी दल जीत जाएं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.